स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान में एक एग्जाम हुई है हाल ही में 31 अगस्त 2020 को। और दोस्तों ये जो एग्जाम थी इसका नाम था प्री DEL ED एग्जाम, और इसको पहले BSTC एग्जाम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब इसका नाम बदल कर दिया गया प्री DEL ED एग्जाम। और यहाँ पर दोस्तों जो एग्जाम हुआ है उसमें आपके रीजनिंग सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो आज के इस वीडियो में आपको कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं रीजनिंग पढ़ाई थी, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे उनको मैंने रीजनिंग पढ़ाई है, तो उनको मैं यहाँ पर सॉल्यूशन है यहाँ पर प्रैक्टिकली जो भी 50 क्वेश्चन ऑफिशियली पूछे गए थे सारे के सारे 50 क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा। तो आपने जो भी आंसर्स किए हैं उसको आप टिक करके देख लीजिएगा कितने आपके क्वेश्चन सही हैं, और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है आप कॉमेंट में पूछ लीजिएगा गाइज। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारी इस रेलवे की पाठशाला चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और आपका टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चंस पहले लिख दूंगा, ठीक है, और बाद में उनका सॉल्यूशन करा दूंगा। तो पहले मैं यहाँ पर 8-10 क्वेश्चन लिख देता हूँ और फिर उनका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो शुरू के जो 6 क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिख दिए हैं और एक एक करके सबके सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपका एनालॉजी के टाइप पे पूछा गया है, और ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही है। अंग्रेजी वर्णमाला होती है ना, उसमें कोडिंग डिकोडिंग मैंने बोला था कि ये सबसे ज्यादा नंबर की होती है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न है उसमें आपसे पूछा है YWZX, इसको लिख दिया गया USVT, तो पूछा गया MKNL, इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, इसकी कंपैरिजन इससे करनी है। तो आप देखिए मैंने आपको यही बताया था, सबसे पहले आप जो भी दिए गए हैं इनके ऊपर नंबर लिखिए। ठीक है, नंबर लिखने के बाद आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या किया गया है। तो देखिए इसके ऊपर नंबर लिखते हैं। Y आपका आता है 25 पे, आपका जो W आता है 23 नंबर पे, Z 26 और ये आपका 24। ठीक है, इसको लिख दिया ये 21 नंबर पे, ये आपका आता है 19 नंबर पे, ये आपका आता है 22 नंबर पे, आपका है 20 नंबर पे। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर रिलेशन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 25 था, इसको लिख दिया 21, मतलब क्या कर दिया -4। यहाँ आप देखेंगे 25 से लिख दिया आपका 19 यानी कि -4। यहाँ आप देखेंगे 26 का रह गया 22 -4, और 24 का रह गया -4 यानी कि 20। यानी कि क्या किया है कि सारे के सारे जो अक्षर हैं उसमें -4 किया गया है। तो अपन को भी उसी प्रकार से ये जो वर्ड लिखा गया है इसमें -4 करके लिखना था। तो देखिए यहाँ पर ये 13 नंबर पे आता है, ये 11 नंबर पे आता है, ये 14 नंबर पे और यहाँ पे 12 नंबर पे। तो 4 घटाएंगे, इसमें से 4 घटाएंगे यह आ जाएगा 9 नंबर पे। ठीक है, इसमें से 4 घटाएंगे यह आपका आ जाएगा 7 नंबर पे, इसमें से 4 घटाएंगे आ जाएगा 10 नंबर पे, इसमें से 4 घटाएंगे आ जाएगा 8 नंबर पे। अब मार्क्स लिख दीजिए। देखिए आपका जो 9 नंबर आता है उसका आपका आई आता है, 7 नंबर पे आपका जो आता है वो आपका था G, 10 नंबर पे आपका जो आता है वो आता है J, और 8 नंबर पे आता है H। तो इसका जो आंसर था वो होता है IJJH। ठीक है, IGJH, यानी कि ये इसका राइट आंसर आता जो भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं। और अगर आप इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं, मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उस टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको वहां से डाउनलोड का लिंक इसका अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इसका, देखो आपका जो हिंदी ट्रांसलेशन था ना वो थोड़ा सा गलत था। इंग्लिश में तो क्वेश्चन सही लिखा गया था, लेकिन हिंदी में इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम इतनी सी थी कि इस क्वेश्चन में ऐसे बोला गया था कि राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है, लेकिन इंग्लिश में यह बोला गया था कि राम की उम्र श्याम से 5 गुना है। तो आपको हमेशा प्रश्न में जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन होते हैं ना उनको सही मानना होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहां पर देखिए जो प्रश्न था ना इसमें एक वर्ड गलती से हिंदी में ऐड कर दिया गया था कि राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है, लेकिन प्रश्न में बोला गया कि 5 गुना ही है। तो देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, इधर राम है और इधर श्याम है। ठीक है, अब इसने बोला है कि राम की उम्र श्याम से 5 गुना है, यानी कि श्याम से 5 गुना, यानी श्याम के अगर x मान लेता हूं तो राम क्या जाएगी 5x। ठीक है, अब अगली बात इन्होंने ये बोली है कि इनमें जो अंतर है, इन दोनों की आयु का जो अंतर है वो 8 वर्ष का डिफरेंट है। हम प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है कि यहाँ जो डिफरेंट है वो 4x का है, प्रश्न में हमको दिया है ये जो अंतर है वो 8 वर्ष का है। तो x का मान यहां से निकालेंगे, x पर आ जाएगा 2, यानी कि x का मान अगर 2 आ गया तो हम श्याम की और राम की दोनों की उम्र कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर पूछा है राम की उम्र ज्ञात करो, तो राम की उम्र 5x थी, x का मान है 2, तो इसको गुणा करेंगे 2 से तो आ जाएगी 10 साल। क्या जाएगी 10 साल, यानी कि 10 ईयर है राम की उम्र आपके आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प 1, 8, 27 यानी कि 1, 8, 27 आपको ये ऑप्शन दिए गए थे और इस विकल्प के समान कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए सिमिलरिटी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा होता है। देखिए यहाँ पर देखिए 1 है, ये 1 का क्यूब होता है, आपको पता होगा ये 1 का क्यूब होता है, जो 8 होता है वो 2 का क्यूब होता है, और ये 27 होता है वो 3 का क्यूब होता है।
यानी कि सारे के सारे क्यूब लिखे गए हैं किसी न किसी संख्या के, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देखिए कहां पर क्यूब लिखे गए हैं, तो आप ऑप्शन में देखेंगे ये भी क्यूब नहीं है, ये भी किसी का क्यूब नहीं है, यहां पर भी क्यूब नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप देखेंगे ये आपका 4 का क्यूब होता है, ठीक है, ये 5 का क्यूब होता है और ये आपका 6 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर होता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गाजर, खाद्य पदार्थ और सब्जी, इनके बीच जो सही संबंध दर्शाने वाला वेन डायग्राम है वो कौन सा है। तो देखिए आपका जो गाजर है, खाद्य पदार्थ, सब्जी, देखिए खाद्य पदार्थ के अंदर गाजर भी आती हैं और सब्जियां भी आती हैं। खाद्य पदार्थ का मतलब खाने वाली चीजें, तो देखिए हम गाजर को भी खाते हैं, सब्जियां भी हम खाते हैं, ठीक है, खाते हैं नहीं खाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों चीजें हैं वो खाद्य पदार्थ के अंदर आएंगी, तो यहाँ पर वेन डायग्राम आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो वेन डायग्राम सही होगा, ठीक है। क्योंकि हम खाने में देखिए गाजर है, सब्जी है, वो आपके खाद्य पदार्थों में आती है, हम गाजर भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, तो ये आपके खाद्य पदार्थ में आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा है जिस प्रकार से चक्रवात प्रति चक्रवात से संबंधित होता है उसी प्रकार बाढ़ किससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर चक्रवात होता है ना, साइक्लोन, उसका उल्टा लिखा गया है, अपोजिट लिखा गया है, यानी कि चक्रवात है, चक्रवात का उल्टा होता है प्रति चक्रवात, तो बाढ़ का उल्टा क्या होगा भाई, बाढ़ आती है तो पानी पानी हो जाता है ना, और पानी बिल्कुल नहीं रहे तो आपका सूखा, तो सीधी सी बात है ड्राई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आएगा सूखा, यानी कि बाढ़ का उल्टा क्या होता है बिल्कुल सूखा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपके कबूतर, पक्षी और कुत्ता, पिगन्स, आपके बर्ड और डॉग, इनके बीच सही वेन डायग्राम कौन सा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई आपके जो कबूतर होते हैं वो पक्षियों के अंदर आते हैं नहीं आते हैं, तो कबूतर और पक्षी के अंदर तो आपका जो कबूतर है उसके अंदर पक्षी आ जाएगा, लेकिन कुत्ता है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई ये अगर पक्षी हैं, ठीक है, ये अगर पक्षी हैं तो पक्षी के अंदर ये तो आपका आ गया कबूतर, ठीक है, और आपका ये जो बच गया ये साइड में ये आ जाएगा कुत्ता, ठीक है। तो ये आपके पहले 6 क्वेश्चन है। चलिए मैं फिर से अगले क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखता हूँ। चलिए देखते हैं इसके बाद में आगे के प्रश्न। तो देखिए अगला जो प्रश्न है उसमें आपसे बोला है कि यदि भाग का मतलब है गुणा, गुणा का मतलब है माइनस, प्लस का मतलब है गुणा और माइनस का मतलब है भाग। अब देखिए आपको ये कंफ्यूज हो सकता है थोड़ा सा कि सर यहाँ पे आपका जो भाग है उसका मतलब भी गुणा दे रखा है और प्लस का मतलब भी गुणा दे रखा है, तो जो दिया है वो मान लो अपना क्या जा रहा है, जो भी आंसर आएगा जाएगा। देखिए यहां पर हम लिखते हैं कि जहां पे आपका भाग दिया है उसकी जगह लिख देंगे गुणा। देखिए भाग दिया गया यहां पे, यहां लिख देंगे गुणा, ठीक है। उसके अलावा यहां पर देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ लिखना है गुणा, तो यहां भी हमने लगा दिया गुणा। यहां पर है गुणा, गुणा का अर्थ रखा है माइनस, ठीक है, और यहाँ पर माइनस है, माइनस का अर्थ है भाग, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सचेंज करने हैं, देखो 2, 8, 16, 4 और 2, ये लिख लिया बस। अब देखिए बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप हल करो, ठीक है, ब्रैकेट को, अगर ब्रैकेट नहीं है उसके बाद में डिवीजन को, मल्टीप्लाई को और फिर एडिशन और सब्सट्रैक्ट, इसको लास्ट में हल करते हैं। यानी कि सबसे पहले भाग करते हैं, उसके बाद में गुणा करते हैं, फिर जोड़ बाकी इनको करते हैं। तो देखिए सबसे पहले भाग करेंगे, तो देखिए भाग यहाँ पे जा रहा है, 14 में 4 का भाग लगाएंगे, ठीक है, तो 14 में 4 का, वो 16 में आपका 4 का भाग लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ देखो 2 गुणा 8 बच गया, ठीक है, माइनस है, और यहाँ देखो ये गुणा 2 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 माइनस 4 दूनी 8, तो 16 में से आपके 8 जाएंगे तो आ जाएगा 8, ठीक है। तो 8 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। जो भी हमने दिया है उसको यहाँ पर यूं का यूं हमने मान लिया है कि भाई गुणा का अर्थ है वो आपका, वो आपका भाग का अर्थ है वो आपकी गुणा है, गुणा का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है आपका भाग, ठीक है। ये सब कर लिया हमने और हमारा जो आंसर आया वो आपके 8 आया है, ठीक है। तो 8 इसका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक सीरीज है, आपको सीरीज दी हुई है, ठीक है, वो सीरीज को हमको हल करना है। देखिए अब मैंने आपको सीरीज हल करना यही सिखाया था कि हम इसको स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब आपके 2 पद हैं, इनके पदों का अंतर निकालते हैं बस। अब देखिए पदों का अंतर कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर देखिए भाई 4 और 7 के बीच अंतर है वो आपका 3 का है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 7 और 11 के बीच अंतर देखते हैं वो 4 का है, यहाँ जो अंतर देखते हैं वो आपके 7 का है, यहाँ देखते हैं वो 11 का है, यहाँ देखते हैं वो 18 का है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज हम नोटिस करते हैं, जब हमने यहाँ पर अंतर निकाला तो हमको ये पता लगा कि यहाँ पर देखिए 4 यूं का यूं आ गया, ये 7 यूं का यूं आ गया, 11 आ गया, 18 आ गया। यानी कि इसका मतलब ये है कि इस प्रकार जो सीरीज है उसमें क्या किया गया है कि जो पिछले पद है उसको ऐड करके आगे का पद बनाया गया है। देखिए ये 7 है, 7 में ऐड किया 4 आ गया 11,
11 में 7 ऐड किया आ गया 18, 18 में 11 ऐड किया आ गया 29, 29 में ऐड करेंगे 18 आ जाएगा 47। तो यहां जो पद आएगा वो आपका आ जाएगा कि 29 में आप ऐड करो कितना 47, ठीक है। तो 29 में 47 ऐड करेंगे आ जाएगा 6 और ये आपका आ जाएगा 4 और 2 6 1 7, यानी कि आपका 76 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। 76 यहां पर आ जाएगा, ये जो विलुप्त पद है ये हमको ज्ञात करना था, तो 76 इसका राइट आंसर आ जाएगा 76। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि ध्रुव और चुंबक, यह आपके एनालॉजी के रिलेटेड है कि भाई जिस प्रकार से आपके ध्रुव होते हैं, पोल्स होते हैं, वो एक चुंबक के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, मैग्नेट के अंदर पाए जाते हैं, उसी प्रकार बैटरी के अंदर निम्न में से क्या पाया जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका एक चुंबक होता है ना, चुंबक वो ऐसा होता है, ठीक है, ये मैंने एक छड़ चुंबक ले लिया, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ 2 पोल होते हैं, ठीक है, यानी कि इसके टर्मिनल होते हैं ना, इसके सिरे होते हैं, उसको यहाँ पर जो आपके ध्रुव होते हैं, आपके जो चुंबक होते हैं उसके सिरे को बोलते हैं ध्रुव। तो बैटरी के जो सिरे हैं उसको क्या बोलेंगे, उसके सिरे को बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है। बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, यानी कैथोड एनोड, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा टर्मिनल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर आपसे पूछा है निम्न में से गलत की पहचान करो, कौन सा यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो गलत दिया गया, मतलब 4 में से एक ऑप्शन है वो गलत है। देखिए पहला दिया गया विस्तृत और दूसरा दिया गया चौड़ा। देखिए विस्तृत का मतलब होता है बड़ा, चौड़ा और इसका मतलब होता है चौड़ा, यानी कि ये एक दूसरे के है समानार्थी शब्द है, ठीक है। दूसरा दिया गया हल्का और भारी, यानी कि एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, ठीक है। यहां पर दिया गया लघु और छोटा, लघु भी मतलब भी छोटा होता है, छोटा का मतलब छोटा होता है, ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द है। बड़ा और विशाल ये भी यहां पर पर्यायवाची शब्द है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो है वो आपके समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 है उसमें आपके विलोम शब्द दे रखे हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको एक गुणा करना है सिंपल सा। अब देखिए यहां पर देखिए पॉइंट का गुणा है ना, दशमलव गुणा, उसको करने का एक तरीका होता है जिसे आप कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको वो तरीका सिखाता हूं कैसे आपको करना है, जब भी आप कोई भी प्रश्न करो दशमलव गुणा वो आपका कभी गलत नहीं होगा। देखिए यहां पर आपको देगा 0.003, तो आप इसको ऐसे लिख लिए भाई 3 बटे कितने जीरो है, देखिए आपका दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 3, तो यहां पर 1 2 3 और 1, यानी कि 1000 का भाग लगा दिया, ठीक है, गुणा यहां पर 2 है, 2 को ऐसे कैसे लिख लेंगे, ठीक है। और यहां देखिए इस पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 2, तो यहां पर लगा दिए 1 2 और 1, ठीक है, यानी 100 का भाग लगा दिया। अब यहां लिखने के बाद बड़ा सिंपल सा गुणा हो जाता है। देखिए यहां पर देखिए 3 दूनी आ जाएगा 6, है ना, और यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि यहां पर नीचे इसके नीचे आ जाएंगे 6 के नीचे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको और हम हल करेंगे तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर देखिए कितनी जीरो है 1 2 3 4 5, तो यहां पर देखिए आप जीरो के बाद कितने लगा दो 1 2 3 4 और ये 6, ठीक है। तो यहां पर 5 अंक हो गए, तो ये जो आंसर है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.00006, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा 0.00006, यानी कि 406 इसका सही उत्तर आ जाएगा। ये आपको ऑप्शन में देखना था, जो भी था वो आप इसको टिक कर देते, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका मिसिंग नंबर से संबंधित है और इसमें ज्यादातर स्टूडेंट उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए हमेशा देखते हैं हम कि भाई बड़ा शब्द किधर है, बड़ा जो अक्षर दिया है, बड़ा शब्द दिया है, उसको देखते हैं और उससे उसका रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर मैं इस 72 में इस 6 का भाग लगाता हूं, वैसे प्रश्न 2-3 प्रकार से हो सकता है। देखिए पहला तरीका तो ये है कि आप जो 72 है उसमें 6 का भाग लगाएंगे तो आपके आता है 12, ठीक है, 12 बार 12 इंटू 6 72 होता है। अब इस 12 का कर दिया डबल और यहाँ लिख दिया 72, तो आपका जो 72 है 72 है, उसमें 6 का भाग लगाया, कितना है 12, 12 का डबल करके यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार 96 है 96, इसमें भाग लगाया 12 का, कितनी बार जाएगा 12 अंटी 96, यानी कि 8 बार, ठीक है, 8 बार भाग गया, 8 का डबल कर दिया, लिख दिया यहाँ पे 16। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 108 में 18 का भाग लगाते हैं तो यहां पर जाएगा कितनी बार 18 दूनी 36, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 से 54, ये 6 बार जाएगा, ठीक है। 18 इंटू 6 बराबर 108। अब ये 6 है ना, इसका डबल करके यहाँ लिखना है तो आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। तो 12 आपके जो ये खालिस्तान है जहां पर ये मिसिंग नंबर है वहां पर आपका 12 ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये एक प्रकार था, इसके अलावा और भी प्रकार इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है। दूसरे तरीके से आप क्वेश्चन को यहां पर ऐसे भी कर सकते थे कि यहां पर देखिए आप डायरेक्ट इन दोनों का भाग लगाइए कि भाई 72 में 72 का भाग लगाएंगे, ठीक है, और जो भाग आया उसका यहाँ पर आधा करके लिख देंगे। तो वो एक सेम ही तरीका है, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं मिसिंग नंबर के। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 12, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर बोला है
यहाँ पर आपको एक हिंट दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के लिए एक बहुत लंबी लाइन लिखी गई। देखो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है, इसमें देखिए आपको दिया गया एक बहुत लंबी लाइन दी है, एक बहुत सारे अंक हैं वो यहाँ पर एक लाइन में लिखी हुई हैं, और उन्हीं के आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों का आंसर देना। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 7 5 9 5 2 3 5 9 4 8 5 9 5 4 5 9 3 5 5 9 5 3 5 9 4 5 2 5 3 5 6 5 9, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न ये बोलते हैं कितनी बार दो ऐसे अंक हैं, ठीक है, कितनी बार ऐसे दो अंक हैं जिनके बीच 2 का अंतर है, यानी कितनी बार ऐसे अंक हैं, ऐसे 2 अंक हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, कितनी बार 2 लगातार दिए हुए अंकों के बीच 2 का अंतर है, यानी कि ऐसे 2 अंक आपको ढूंढने हैं जिनके बीच 2 का अंतर हो, ठीक है, और वो कितनी बार आए हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ऐसे होगा, देखिए यानी कि आपको ऐसे अंक ढूंढने हैं जहां पर 2 का अंतर हो। देखिए पहले अगर हम देखें 7 और 5 एक का अंतर है, तो 2 का अंतर शुरुआत से करते हैं 7 और 5, ठीक है, इनके बीच 2 अंक हैं 7 और 5, लेकिन बाद में 7 कहीं आया ही नहीं है, तो आगे तो मतलब ही नहीं है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं 5 और 2 के बीच, तो देखिए 5 और 2 के बीच एक तो यहाँ गया, 5 के बाद 2 आपके एक यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 2 का अंतर नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। तीसरा जो बन सकता है वो 9 और 3 का बन सकता है, लेकिन 3 भी आपके देखो एक 9 3 यहाँ पे है, उसके बाद 9 और 3 का कहीं कॉम्बाइन बन ही रहा। देखिए पास पास है, 2 के बीच अंतर होना चाहिए, यानी 2 का अंतर होना चाहिए, एक 9 3 का यहाँ पे है, ठीक है, एक फिर 9 फिर उसके बाद 9 3 का नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ढूंढने हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो जोड़ा बनेगा वो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पे बनेगा 5 और 9 का बन सकता है। देखिए यहाँ पर देखिए इस 5 और 9 के बीच 2 अंकों का अंतर है 4 और 8 का। उसके बाद फिर हम दोबारा देखते हैं, तो 5 और 9 के बीच यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो अंतर है वो भी यहाँ पर देखिए 2 अंकों का है, देखिए 4 और 5। उसके बाद फिर हम 5 और 9 का देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा यहाँ पे बन रहा है, 5 और 9 का 2 अंकों का अंतर है। उसके बाद दोबारा हम देखते हैं 5 और 9 का, देखिए एक यहाँ पे बन रहा है, एक अंतर यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक ये बन गया, ठीक है, एक ये बन गया, 1 2 3 और 4, और हम देख लेते हैं और अगर बन रहे हैं तो 5 और 9 जहां भी आए हैं उनका जोड़ा हमको देखना है। देखिए 5 और 9 यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे 5 और 9 हो गया, और एक यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पे है, देखिए एक यहाँ पे नीचे की ओर बन रहा है 5 और 9, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या बन रहा है, देखिए एक 5 और 9, इनके बीच में 2 अंक का अंतर है, ठीक है। उसके अलावा 5 और 9 और नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इतने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 ऐसे जोड़े बन रहे हैं जिनके बीच 2 अंकों का अंतर है। तो मेरे हिसाब से यही इसका आंसर होगा, 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कितने ऐसे अंक हैं जिनके 5 के बाद तो 9 है, यानी कि 5 9 बन रहा है, 59 बन रहा है, लेकिन उससे पहले आपके 3 अंक नहीं होना चाहिए। 3 जो लेटर है वो यहाँ पर नहीं होना, 3 जो डिजिट है वो नहीं होना चाहिए। 5 9 तो लिखा गया हो, लेकिन 5 से पहले 3 जो है ना, 3 जो डिजिट है वो यहाँ पर नहीं लिखा होना चाहिए। तो देखिए हम ढूंढते हैं 5 और 9 कहाँ पे। देखिए 5 9 5 के बाद 9 होना चाहिए, देखिए 5 के बाद 9, यहाँ एक 5 ये इसके बाद नहीं है, इस 5 के बाद 9 है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसके पहले 3 है, तो ये नहीं लेना है, ठीक है। ये खुद बोला कि पहले 3 नहीं होना चाहिए। उसके बाद 5 और 9, देखिए 5 और 9 है, एक ये हो गया, इसके पीछे इसके पहले 8 है, तो एक तो ये हो गया, एक। उसके बाद फिर 5 9 देखते हैं, 5 9 देखिए यहाँ पे है, इससे पहले 3 नहीं है, ये 2। 5 9 देखिए फिर यहाँ पे है, इसका ये हो गया 3, ठीक है। और फिर 5 9 ये वाला, लेकिन इससे पहले 3 आ रहा है, इसको नहीं लेंगे। उसके बाद 5 9 कहाँ पे है, 5 9 ये रहा, यहाँ पे भी देखो 5 से पहले 3 नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कितने जोड़े बनेंगे, 1 2 3 और 4 ऐसे जोड़े हैं जहां पर आपके 5 के बाद 9 है, लेकिन 5 से पहले 3 नहीं है, यानी कि 5 के बाद 9। अच्छा एक यहाँ पे एक और रह गया, एक देखिए एक यहाँ पे ये और रह गया, यहाँ पर देखिए 5 के बाद 9 है, लेकिन पहले 3 नहीं होना चाहिए। 5 के बाद 9 है, देखिए 5 के बाद 9 है, एक, और 5 के बाद 9 ये गलत हो गया, 5 के बाद 9 ये, उसके बाद 5 के बाद 9 ये, 5 के बाद 9, और उसके बाद में ये तो लेंगे नहीं, 5 के बाद 9, ठीक है। ये
तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, तो दोनों में आ जाएगा 5 5। यहाँ भी ऐसे 5 आएंगे जिनके बीच यहाँ पर ऐसा होगा, जिनके बीच आपके 2 2 का वो आपके 5 के बाद तो 9 हो और लेकिन उस 5 से पहले 3 नहीं हो, तो आंसर आ जाएगा 5। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपका सीरीज का है और सीरीज में बड़ी सिंपल सीरीज आपको दी हुई है। देखिए यहाँ पर देखिए मिक्स सीरीज है, 2 सीरीज यहाँ पर चल रही है। एक जो सीरीज है वो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट सीरीज है। देखिए ये आपका कांस्टेंट सीरीज है, 8 8 8 बराबर आ रहा है, तो ये एक तो कांस्टेंट सीरीज चल रही है। लेकिन उसके बाद एक नीचे एक सीरीज और चल रही है, देखिए 22 और 8, और इसी से जो अंक आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो देखिए 22 में जोड़ेंगे 6 तो आ जाएगा 28, तो 28 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, आंसर आ जाएगा 34, ठीक है। तो 34 का आंसर आ जाएगा 34, जो आपका जो मिसिंग नंबर है, जो अगले वाला अंक है वो आपका आ जाएगा 34, ठीक है, 34 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा है कि आपको 4 आकृति दी हुई है, आपसे पूछा है कि कौन सी आकृति है वो आपके अलग होगी। तो देखिए यहाँ पर वैसे तो एग्जामिनर के दिमाग के ऊपर है कि इसका जो आंसर है वो किस प्रकार से लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए मेरे को उसका जो ऑप्शन सही लग रहा है ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो ज्योमेट्री है ना, ये आडी है, ये भी आडी है, ये आपके खड़ी हुई है, लेकिन ये आपके तिरछी रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपके एक रेक्टेंगुलर है, आयत है, ये एक आयत है, ठीक है, ये ना तो आयत है, ठीक है, ना कुछ है, ये आपके एक प्रकार से षटभुज टाइप का है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये आपके देखो 2 आड़ी है, ये खड़ी है, लेकिन ये आपकी तिरछी रखी हुई है, तो ऑप्शन नंबर ये सी है इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो मैथ्स का है। अब देखिए मैथ्स से मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके जो प्री डीएलएड एग्जाम होती है उसमें कुछ क्वेश्चंस मैथ के आते हैं और वो बदलते बदलते आते हैं, मतलब किस साल परसेंटेज का पूछ लिया, किस साल प्रॉफिट लॉस का पूछ लिया, किस साल एवरेज का पूछ लिया, और इस साल देखिए ये जो आपका जो रेशियो वाला है वो वाला पूछ लिया। तो कोई फिक्स नहीं होता है, इसलिए मैथ्स से जो ज्यादातर टीचर नहीं पढ़ाते हैं बीएसटीसी के लिए, और मैंने भी यहाँ पर 1-2 टॉपिक ही करवाए थे। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, ये आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात वाला है। इसको कैसे करेंगे, देखिए आपसे पूछा कि टोटल 378 सिक्के हैं, आपके पास 378 कॉइन्स है, ठीक है। अब वो है 1 रुपए के, 5 रुपए के और 25 पैसे के, ठीक है, 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के आपके पास 3 टाइप के सिक्के हैं, और वो 13:11:7 यानी कि 13:11 इंटू 7, ये आपके रेशो है 13:11:7, इस रेशो में बांटे गए हैं आपके। अब देखिए आपको पूछा है कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। अब देखिए ये कैसे काउंट करते हैं कि भाई आप ऐसे करो कि टोटल जो कॉइन्स है ना उसकी मात्रा निकालो। देखिए आपको दी हुई है 378, लेकिन हम जानते हैं आपको जो रेशियो दे रखा है ना 13:11:7, ये आपको दिया है नॉर्मली, ठीक है, 13:11:7, लेकिन ये नॉर्मली है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सिक्कों की फॉर्म में। अब देखिए 1 रुपए के अनुसार अगर हम कन्वर्ट करें तो 1 रुपए में 13 है, तो 1 रुपए के 13 सिक्के आएंगे, लेकिन 1 रुपए में 25 पैसे के 2 सिक्के बनेंगे तो आ जाएंगे 22, ठीक है, ये 13 के 13 रहेंगे। और देखिए 7 रुपए हैं, 7 रुपए में आपके जो 25 पैसे के सिक्के बनेंगे वो 7 चौक 28 बनेंगे, क्योंकि 1 रुपए में 4 बनते हैं, है ना, 25 पैसे के, तो आपके जो आपके 25 पैसे के 1 रुपए में 4 बनेंगे, तो 7 के हिसाब से कितने बनेंगे, 7 चौक 28, और इसकी वैल्यू है, इसको आप x मान सकते हो, x, ठीक है, और इनको आप जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 378, ठीक है। अब देखिए कैसे हल करेंगे भाई, 13x, 22x और 28x तीनों को ऐड करो और उसको आप रख दीजिए 378 के बराबर। तो देखिए ऐड करते हैं, देखिए 22 और आपका जो 28 होता है, 22 और 28 ये आपका हो जाएगा 50, और 50 और 13 हो जाएगा 63, यानी कि 63x बराबर आ जाएगा आपका 378। तो x का मान अगर हम यहाँ से निकालें तो x का मान आ जाएगा 378 अपॉन आपका 63। इसको अगर यहाँ से काटते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी कि 6, x बराबर आ जाएगा 6, ठीक है। x का मान अगर 6 आ गया तो आपसे प्रश्न पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए 50 पैसे के, ये 1 रुपए के थे, ये 50 पैसे के थे, ये 25 पैसे के थे, तो 50 पैसे कितने थे, 22x, x का मान है 6, तो 22 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 1 13, 132, जो आंसर आ जाएगा 132 कॉइन होंगे आपके, वो होंगे 50 पैसे के, ठीक है, 50 पैसे के 132 टोटल सिक्के होंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है वो आपका जो है एक प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें आपसे पूछा है कि स्टाइल को अगर कोड करके लिख दिया है UVZJC और उसी प्रकार से BLUNT इसको लिख दिया DNVLR और उसी भाषा में आपसे पूछा है MOULD, इसको क्या लिखेंगे? तो देखिए इसको मैं आपको यहां पर करवा देता हूं, यहां पर देखिए साइड में, ठीक है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिए होगा, तो मैं यहां पर इस क्वेश्चन को यहां पर करवा देता हूं, ठीक है। मैं इसके लिए इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन तो आप समझ गए, ठीक है। तो मैं यहां पर इस क्वेश्चन को यहां पर लिख देता हूं। देखिए यहां पर आपसे पूछा है कि स्टाइल शब्द जो है, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि STYLE और इसको यहां पर कोड करके लिख दिया है UVZJ और C। दूसरा जो आपको हम तो इसी से पहचान जाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप नंबर लिखिए, यहाँ पर देखिए 19 नंबर पे है, ये 20 नंबर पे है, ये 25 नंबर पे है, ये आपका 12 नंबर पे, ये 5 नंबर पे है। इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा आपका 26, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 3। अब देखिए इनके बीच आप रिलेशन निकालने की कोशिश कीजिए कैसे बनेंगे। देखिए यहाँ 19 था 21 हो गया, मतलब क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ देखिए 20 था 22 हो गया, 2 ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 25 था 26 हो गया, 1 ऐड कर दिया। और यहाँ देखिए 12 था 10 रह गया, मतलब -2 कर दिया। यहाँ देखिए 5 से 3 रह गया, मतलब -2 कर दिया। तो यहाँ पर देखिए कोडिंग हमको समझ आ चुकी है कि भाई पहले +2 किया, बीच वाले का जस्ट +1 किया और फिर -2 किया, ठीक है। इसी प्रकार से आप दूसरे को भी चेक कर सकते हैं, उसमें यही रिलेशन होगा। तो हम डायरेक्ट हमारा जो आंसर उसको देखते हैं। आप सोचे कि MOULD इसका पूछा है, MOULD इसका हमको याद करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लिखेंगे, भाई इस पे आता है 13, इस पे 15, इस पे आपका आ जाएगा 22, इस पे आ जाएगा आपका 12, इस पे आ जाएगा 4। पहले क्या करेंगे, पहले हम ऐड करेंगे 2, तो 2 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 15, यहाँ ऐड करेंगे फिर 2 ऐड करेंगे, आ जाएगा 17, ठीक है। फिर तीसरे में ऐड करेंगे +1 यानी कि यहाँ आ जाएगा 23, यहाँ चौथे में 2 माइनस करने हैं, यहाँ आ जाएगा आपका 10, ठीक है। और इसमें आपका डी में इसमें भी 2 माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएगा 2। अब इसके नंबर लिख दीजिए भाई, 15 पे आता है O, इस पे आता है Q, इस पे आता है W, इस पे आता है J और इस पे आता है B। तो आंसर आ जाएगा OQWJB, ठीक है। यानी हमको ये पहचानना था कि भाई कैसे कैसे किया गया है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो हमको +2 किया, फिर +1 किया बीच वाले का और फिर -2 तो वही सेम हमने कर दिया कि यहाँ पर पहले +2 कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने बीच वाले का +1 कर दिया और जो थर्ड था वरना थर्ड और फोर्थ वो आपका जो चौथा और पांचवा था इसमें हमने -2 कर दिया। तो आपका आंसर आ जाएगा OQWJB, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद में अगले प्रश्न, ठीक है। ये हमारे 18 प्रश्न हो गए, इसके बाद में वापस अगले प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। देखिए अगला जो प्रश्न है वो इसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी थी, डायरेक्शनल क्वेश्चन, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। देखो यहाँ पे बोला कि माइक एक आदमी है जो सबसे पहले पश्चिम दिशा में 10 मील चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम जो आपका माइक है इसको कहीं से चला देते हैं। मान लीजिए ये इसका घर है, ठीक है, यहाँ से वो चलना शुरू किया है, ठीक है। यहाँ से वो 10 मील है, वो आपका वेस्ट में यानी कि आपके पश्चिम में चलता है। तो देखिए पश्चिम दिशा होते इधर, ठीक है, ये इधर चल दिया, कितना चला है 10 मील, ठीक है। इसके बाद ये अपने दाईं ओर मुड़ता है और 10 मील चलता है। अब देखिए इधर जा रहा है, दाईं ओर होगा ऊपर की ओर, तो ये ऊपर की ओर मुड़ा यहाँ, है ना, और दाईं ओर मुड़ने के बाद यह अपने 10 मील चला, ठीक है, 10 मील चला दिया, ठीक है। उसके बाद यह अपने लेफ्ट मुड़ता है और 5 मील चलता है। मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, डिस्टेंस पूछिए यहाँ पे, है ना। यह अपने लेफ्ट मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, तो लेफ्ट मुड़ दिया इसको यहाँ से और ये 5 मील चल दिया। लेफ्ट मोड़ने के बाद वापस से लेफ्ट घूमता है और 10 मील चलता है। यहाँ से लेफ्ट घूमता है और 10 चलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा वापस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ आने के बाद लास्ट में वो 15 मील है आपके लेफ्ट मुड़ता है। अब यहाँ से कोई आदमी जा रहा है तो इसका लेफ्ट होगा इधर की ओर, ठीक है। तो यानी कि इधर चला वो यहाँ से इधर, ठीक है, यानी कि इधर चला और यहाँ से 15 मील चला। तो देखिए 5 ये है, 10 ये है, तो ये प्रारंभिक स्थान पर ही आ जाएगा। और आपसे पूछा है जो आपकी माइक चला था जिस स्थान से, उस स्थान से अब उसके जो स्थान है उसकी दूरी कितनी है, तो वो आपके आ जाएगी 0 मील, ठीक है। क्या आ जाएगी 0 मील, यानी कि वो जहां चला था प्रारंभिक स्थान से वहीं पर भी वो आके रुक चुका है। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि दिव्या और दक्ष हैं, 2 आदमी हैं, दिव्या और दक्ष, और इनकी औसत आयु आपके 22 वर्ष दे रखी है। अब देखिए औसत कैसे निकालते हैं कि भाई 2 अलग अलग आदमी हैं, तो औसत का मतलब क्या होता है, कुल आपके राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो देखिए कैसे हम निकालते हैं कि दिव्या और दक्ष इनकी औसत आयु दे रखी है 22। तो देखिए औसत दे रखी है ना, इसका मतलब है कि कुल आयु हम निकालेंगे, कुल आयु, है ना, किस किस की, दिव्या और दक्ष की। तो क्या निकलेगी, कुल दिव्या प्लस दक्ष की जो निकलेगी वो निकलेगी भाई 2 जने हैं
और एक की अगर 22 आपके औसत है तो टोटल हो जाएगी 22 दूनी की 44, क्या हो जाएगी 44। लेकिन इसने ये बोला कि यदि सुरमी की आयु को भी जोड़ दिया जाए तो इनकी जो औसत है वो आपके 28 हो जाएगी। यानी 3 लोग हैं और तीनों की अगर औसत निकालें, यानी कि सुरमी प्लस दिव्या प्लस दक्ष, ठीक है, तीनों की योग निकालें तो एक की औसत है आपके 28, तो 3 लोगों की आप निकालेंगे तो 28 × 3, ठीक है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपके, देख 8 या 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 84। अब देखिए दोनों की योग है दिव्या और दक्ष की वो है 44 और सुरमी दिव्या और दक्ष तीनों की योग है 84। तो देखिए जो ज्यादा आई है ना वो इस सुरमी की ऐड करने के कारण आई है, तो सुरमी की निकालनी है तो 84 में से 44 घटा दो, आपका जो आंसर आ जाएगा 84 में से अगर 44 घटाएंगे तो 40 साल, ठीक है, 40 वर्ष है, इसका आंसर आ जाएगा 40 ईयर। आपकी जो सुरमी है उसकी जो एज आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 40 ईयर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं परंतु प्रिया के इतने नहीं। प्रिया को गौरव और कविता से ज्यादा अंक मिले हैं, गौरव को मुकेश से कम अंक मिले हैं लेकिन उसके अंक सबसे कम नहीं है। अवरोही क्रम में दूसरे स्थान पर कौन आएगा। ये क्वेश्चन मैंने जब आपको जो स्टूडेंट पढ़े थे उनको मैंने कोचिंग में भी करा दिया था और वही क्वेश्चन आपके आया हुआ है। देखिए तो मैं क्या करता हूं, जिनके अंक यहाँ पर ज्यादा है मैं इधर लिखता हूं और जो जिनके अंक कम है उनको मैं इधर लिखता हूं। देखिए प्रश्न बोला है कि एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा अंक प्राप्त हुए। जो राज है ना, राज उसके जो अंक हैं वो मुकेश से ज्यादा है, तो राज के ज्यादा इधर लिख दिया और मुकेश इधर कहीं आ जाएगा इधर, ठीक है, इधर, यानी कि राज के अंक है मुकेश ज्यादा है, यानी कि इधर लिख दिया मैंने ऐसे, ठीक है। अगला है कि राज को मुकेश से ज्यादा प्राप्त हुए हैं लेकिन उतने नहीं जितनी प्रिया के। इसका मतलब प्रिया को राज से भी ज्यादा प्राप्त हुए हैं, तो यहां पे आ जाए कौन, प्रिया, ठीक है, प्रिया। अगला जो आपको दे रखा है वो बोला है कि प्रिया को गौरव और कविता से भी ज्यादा प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कविता और गौरव है ना वो मतलब यहीं आएंगे, जो प्रिया है उसके बाद यहां कहीं भी आएंगे, लेकिन अभी हमको पता नहीं है। अगली बात देखते हैं, गौरव को मुकेश से कम प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो गौरव है ना उसको मुकेश से कम, तो गौरव आ जाएगा यहाँ पे कहीं, ठीक है, क्योंकि मुकेश से कम प्राप्त हुए तो यहाँ पे। लेकिन एक बात और दे रखी है, लेकिन उसके अंक सबसे कम नहीं है, मतलब जो मुकेश आपका जो गौरव है ना, गौरव उसको मुकेश से तो कम प्राप्त हुए हैं लेकिन इसके अंक सबसे कम नहीं है। तो बचा कौन, बचा आपके कविता, तो कविता आ जाएगी लास्ट में, तो यहाँ आ गई कविता, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया अंकों का। अब पूछा है यदि उन्हें अवरोही क्रम में लिख दें, अवरोही क्रम का मतलब गई पहले सबसे ज्यादा फिर कम है ना, तो यहाँ पर देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, तो देखिए प्रिया सबसे ज्यादा है, राज दूसरे नंबर पे है, तो पूछा है दूसरे नंबर पर कौन आएगा, तो दूसरे नंबर पर आएगा राज, ठीक है। अगर घटते क्रम में लिखेंगे तो राज आएगा दूसरे नंबर पर, तो इसका आंसर आ जाएगा राज। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़के का परिचय करवाते हुए एक लड़की बोली यह मेरे मामा के पिताजी की लड़की का लड़का है, लड़का व लड़की में क्या रिलेशन है। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन है ना वो हम कैसे करते हैं, मैंने आपको ब्लड रिलेशन जब पढ़ाया था तब आपको बताया था कि जो क्वेश्चन से होते हैं ब्लड रिलेशन के, यहाँ पर जो आपके पॉइंटिंग वाले होते हैं 2 प्रकार से होते हैं। अगर आपके स्टेटमेंट डायरेक्ट मेरे शब्द से जरूर है तो आप अपने ऊपर ले लीजिए और क्वेश्चन को कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे सबसे पहले कुछ और ऐड कर रखा है तो फिर हम उसको डायग्राम से हल करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट मेरे शब्द से शुरू होता है, आप डायरेक्ट अपने ऊपर ले ले। देखिए मेरे मामा, ठीक है, मेरे मामा, मामा के पिताजी यानी कि नाना, नानी की लड़की, नानी की लड़की कौन होगी, मम्मी, और मम्मी का लड़का, मम्मी का लड़का मतलब मेरा भाई या मेरी बहन, सीधी सी बात है। तो दोनों में क्या रिलेशन हो गया, ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए, ठीक है। लड़का और लड़के आपस में क्या हो गए, ब्रदर एंड सिस्टर, भाई व बहन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, विषम की पहचान कीजिए कौन सा अलग है। देखिए पहला आपको दे रखा है वीणा, गिटार, बांसुरी और सारंगी। अब देखिए आपको दिखने में सारे एक जैसे लिख रहे हैं लेकिन इनमें डिफरेंट है। आपका जो बांसुरी है ना वो अलग है, क्यों, क्योंकि देखिए वीणा होती है, आपका गिटार होती है, सारंगी होती है, इनमें आपको पता है तार पाए जाते हैं और उन तारों के माध्यम से अलग अलग प्रकार की आवाजें निकलती हैं। लेकिन बांसुरी होती है, बांसुरी में छिद्र पाए जाते हैं, आपको पता होगा बहुत सारे, और इन छिद्रों के ऊपर अंगुली रख के फिर अलग अलग वॉइस निकाली जाती है। इसलिए जो आपका बांसुरी है, ठीक है, फ्लूट, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा बांसुरी, ठीक है। देखते हैं इसके बाद में अगले प्रश्न। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे के प्रश्न। अब देखिए अगला जो प्रश्न उसने बोला है कि 5 मित्र हैं A B C D E। अब इनके बारे में आपको दे रखा है। देखिए पहला आपसे बोला है कि 5 मित्र हैं, उनमें से A जो है B व D से भारी है, ठीक है। अब देखिए A जो है ना B व D से भारी है, तो जो भारी है उनको इधर लिख देता हूँ और जो हल्के हैं उनको इधर लिख देता हूँ। देखिए
ए जो है बी व डी से भारी है, ए जो है बी व डी से, नहीं बी और डी इधर होंगे कहीं, ठीक है। देखिए ए जो है बी व डी से भारी है। अगला प्रश्न है सी जो है डी की तुलना में हल्का है, सी है ना वो डी से हल्का है, डी से हल्का कौन होगा, सी, जो कि आएगा इधर, ठीक है। अगला बी है वो डी की तुलना में हल्का है, बी है ना डी की तुलना में हल्का, मतलब डी आ जाएगा यहाँ और बी आ जाएगा यहाँ, ऐसे बी जो है डी की तुलना में हल्का है। अब लास्ट बोला है लेकिन ई से भारी है, ई से भारी कौन है, बी, जो बी है ना बी वो डी की तुलना में तो हल्का है लेकिन ई से भारी है, जो ई है ना ई से भारी कौन है आपका, बी, ठीक है। अब देख ई मतलब ई आपके कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रश्न में पूछा है कि सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी सीधी सी बात है कौन आ जाएगा, ए, ठीक है। सबसे भारी पूछा, सबसे भारी आ जाएगा ए, ठीक है। 5 मित्र ए आपको दे रखे हैं, ए जो है बी व डी से भारी है, भाई बी और डी से पहले ही भारी हो गया, ठीक है। उसके बाद में बोला है कि सी जो है डी सी की तुलना में हल्का है, तो वो इधर आ जाएगा। अगला बोला है कि बी डी की तुलना में हल्का है, बी है वो डी की तुलना में हल्का, इधर आ गया। और लास्ट में बोला है कि बी जो है ना वो ई से भारी है, बी है ना बी, इसकी बात कर रहा है वो ई से भारी है, तो सीधी सी बात इधर सबसे भारी कौन है, ए, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ए में बी, अब देखिए ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इसमें हमको फैमिली ट्री है वो बनाना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फैमिली ट्री बनाकर इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करता हूँ। देखिए ए जो है बी की बहन है, ए जो है ए वो इस बी की बहन है, ठीक है। ए जो है बी की बहन है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, इतना बना दिया। उसके बाद एफ और जी का हमको दे नहीं कहा, आगे देखते हैं। सी जो है बी की माता है, इस बी की माता कौन हो गई, सी, जो बी है इसकी माता आ जाएगी सी। इसके बाद में आगे दे रखा है डी जो है सी का पिता है, जो सी है इसका पिता कौन आ गया, डी। और आगे बोला है ई जो है डी की माता है, डी की माता कौन आ गई, ई, ठीक है। इतना फैमिली ट्री आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है देखो ए और बी है, वो आपके क्या है, ए है बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, लेकिन बी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, बी कौन है इसका। इसके बाद में बोला है कि जो आपका सी है बी की माता है, जो सी है इस बी की माता आ गई ऊपर। आगे बोला है डी सी का पिता है, डी है सी का पिता तो ऊपर बना दिया। और लास्ट में बोला कि ई है डी की माता है, ई है वो डी की माता इधर बना दी। पूछ है ए का डी से क्या संबंध है, यानी कि ए जो है इस डी का क्या लगेगा, ए कहां पे है, ये रहा, डी कहां है, ये रहा, इस डी का क्या लगेगा, देखिए डी का क्या लगेगा, ये डी है, ये इसकी बेटी है, ठीक है। इस बेटी की ये बेटा भी हो सकता है, बेटी का बेटा भी हो सकता है। देखिए ये डी है ना, डी, हमको रिलेशन देखना यहां से कि भाई इस डी का क्या लगेगा, ए है ना, इस डी का क्या लगेगा। तो देखिए डी का ये बेटी है और बेटी का देखो ये बेटी की बेटी है ये, ठीक है, ये इसकी बेटी की बेटी। अब देखिए बेटी की बेटी वैसे नवासी होती है, लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं दे रखी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपको पोती दे रखी है, ग्रांड डॉटर आपको दे रखा है, ऑप्शन में ग्रांड डॉटर दे रखा है, तो यही ऑप्शन हम मानेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पोती। तो ऑप्शन नंबर ए है, इसको राइट आंसर मानेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देगा, निम्न में से विषम की पहचान कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपके अलग है चारों में से। देखिए पहला द्वीप, तट, प्रायद्वीप और नकली स्थान। अब देखिए आपको अलग ही दिख रहा है, भाई द्वीप होता है वो क्या होता है, आपका एक ऐसा जमीन का हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे द्वीप बोलते हैं। तट आप जानते हैं, तट वह स्थान हो जहां पर आपका समुद्र होता है और मिट्टी होती है, दोनों आपस में मिलती हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं तट। प्रायद्वीप आप जानते हैं, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ। और नकली स्थान तो जगह है, तो ठीक है, देखिए आपके तीनों है ना वो समुद्र के किनारे की बातें हो रही हैं, ठीक है। आपका द्वीप है, तट है, प्रायद्वीप है, ये सारे के सारे आपके समुद्र के पास स्थित होते हैं, ठीक है, समुद्र से रिलेटेड है। देखिए ये आपका ऑप्शन है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, नकली स्थान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से आपसे यही पूछा है कि इसका आपका कौन सा असंगत है, मतलब चारों में से कौन सा अलग है। देखिए लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च और खुबानी है। अब देखिए आप खुद पहचान सकते हैं कि लौंग, दालचीनी और काली मिर्च ये सारे आपके मसालों के अंदर आती हैं, स्पाइसीज के अंदर आती हैं, ठीक है। तो लौंग, दालचीनी और काली मिर्च ये आपके स्पाइसीज आती है, मतलब आपके ये आपके एक प्रकार से जो मसाले होते हैं उनके अंदर तीनों आती हैं। तो आपका खुबानी है, इसका अलग हो जाएगा, खुबानी है, इन सबसे अलग है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि यदि BAT बैट को 23 लिखा गया है तो CAT को क्या लिखा जाएगा। आप देखिए ये आपका जो कोडिंग डिकोडिंग है ना उससे रिलेटेड है। तो देखिए B का 2 नंबर होता है, A का 1 नंबर होता है, T का 20 होता है। आप इनको ऐड करेंगे 20, 21 और 22, 23, तो इसको लगेगा 23। तो CAT को लिखेंगे देखिए 3,
एक 20, तो 20 एक की 103 24, तो 24 लिखेंगे हम CAT को। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और ये मैथ्स का क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो। देखिए मैं आपको दो तरीके से क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखिए एक तो आपका मिक्सर एंड एलिगेशन से, और एक आपका जो एक्स मानकर दोनों हमसे कर सकते हैं। देखिए पहले मैं इसको एक्स मानकर आपको करके दिखाता हूँ। देखिए सॉरी गाइस, बीच में कॉल आने की वजह से यहाँ पर पूरा जो आवाज़ है वो चली गई थी। मैं इस क्वेश्चन को वापस से आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या था। देखिए यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर बोला कि एक चिड़ियाघर है, उसमें 80 आपका जो हिरण है और मोर है, यदि उनके सिर को काउंट करें तो 80 है, यदि पैरों को काउंट करें तो 200 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम एक्स मानकर हल कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे कि भाई मान लेते हैं कि टोटल हिरण है वो आपके हैं एक्स, ठीक है, और आपके जो मोर हैं वो बचे मोर होंगे, यानी टोटल 80 हैं, तो 80 माइनस एक्स। अब देखिए प्रश्न में ये दे रखे भाई सिरों की संख्या। अब देखिए आपका चाहे मोर हो चाहे आपका हिरण हो, दोनों में आपकी जो सिर की संख्या होगी ना वो एक ही होती है। आपके हिरण के भी एक सिर होता है, मोर के भी एक सिर होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आगे अगली बात आपसे बोले कि पैर की संख्या अगर 200 है। अब हम जानते हैं कि जो मोर होते हैं ना, मोर उनमें पैरों की संख्या होती है 2, लेकिन हिरण होते हैं, हिरण में पैरों की संख्या होती है 4। तो देखिए यहां पर हिरण की संख्या अगर हम पैरों की संख्या निकालें तो हिरण में आएगी 4x, ठीक है, लेकिन मोर में होगी ये डबल हो जाएगी, यानी कि 160 माइनस 2x डबल हो जाएगी। अब आपसे बोले कि इनका जो योग है वो 200 है, यानी कि ऐड कर देंगे और आ गया 200। यहां तक दिख रहा है क्या? हाँ देखिए मैं इधर करता हूं, यहां पर दिख नहीं रहा है। अब देखिए यहां पर इसको हल करेंगे तो देखिए 4x में से 2x जाएंगे तो 2x प्लस 160 बराबर है 200। ठीक है, तो देखिए 2x बराबर आ गया 200 में से 160 घटाएंगे, क्या आ जाएगा आपका 40। x का मान आ जाएगा 40/2 यानी कि 20, यानी कि x का मान आ गया 20, यानी कि x क्या थे? हिरण की संख्या जो कि है 20। तो देखिए मोर कितने होंगे? 80 माइनस x, 80 में से 20 घटाएंगे तो यानी 60। तो इसका आंसर आ जाएगा 60, यानी कि इसमें आपकी जो आपका प्रश्न पूछा है कि कितने मोर हैं, तो इसका आंसर आता 60। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे के प्रश्न। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो ये बोल रहा है कि गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च कर देता है, यानी कि एक व्यक्ति है जो अपनी जो भी इनकम है उसका 75% जो इनकम हुई उसको अपने खर्च कर दिया, और जो बचा उसमें से 1500 रुपये बचता है। अब देखिए जो आदमी है उसने अपना जो इनकम हुई थी उस 100% उसमें से आपके 100% में से 75% तो खर्च कर दिया, बचा कितना? 25%। यानी आपको दिया है कि किसी आदमी का जो 25% मनी है वो आपका 1500 है। ठीक है, यानी कि आपका जो 25% जो आपके पैसे हैं वो अगर आपके 1500 है तो पूछा ये टोटल कितने थे? भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई 25% अगर 1500 है तो 100% का मतलब इसका 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर दो, यानी कि आपका हो जाएगा 6000 रुपये। क्या हो जाएगा? 6000 रुपये। वैसे भी बहुत सारे इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं कि भाई 25% है ना, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 25% बराबर 1500। परसेंट का मतलब क्या होता है कि 25/100 बराबर 1500, तो 100 का मान निकाल लीजिए। ये 1 का मान निकालेंगे, 1 का मान आ जाएगा 1500 इंटू ये 100 उधर जाएगा, 25 का भाग लगेगा, और 100 का मान निकालना है, 100 का मान तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, अब इसको हल कर लो। ठीक है, 25 चौक 100, 15 चौक 60, ये परसेंटेज हटा देंगे तो 15 चौक आपका आ जाएगा 6000 रुपये। ठीक है, क्या आ जाएगा? 6000 रुपये, यानी कि 6000 रुपये उसका इनकम था, 6000 रुपये कमाता था, 75% खर्च करने के बाद 1500 रुपये बचे, यानी कि 25% जो है वो 1500 रुपये है। तो पूछा है कि भाई आपका टोटल कितना था? टोटल था आपका 6000 रुपये। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। इसके लिए मैं यहाँ से इस जगह इसको यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ, थोड़ी जगह चाहिए। अब देखिए अगला जो प्रश्न है बोला है कि यहाँ पर आपको एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज को आपको बताना है, अगला पद है वो क्या आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 2 5 9 19 37 है। अब देखिए यहाँ पर हम लॉजिक लगाते हैं, यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 1 किया गया है, यानी कि 2 दूनी 4 प्लस 1। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ किया गया है गुणा 2 माइनस 1, यानी कि 5 दूनी 10 माइनस 1। यहाँ अगर देखें तो यहाँ किया गया गुणा 2 प्लस 1। अगर यहाँ देखें 19 दूना 38 माइनस 1, तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, यहाँ एकांतर क्रम में एक बार तो गुणा 2 प्लस 1, फिर एक बार गुणा 2 माइनस 1, फिर गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 माइनस 1, ये यहाँ पर बार बार किया गया है। तो यहाँ पर देखिए भाई पहले गुणा 2 प्लस 1, फिर गुणा 2 माइनस 1, गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 माइनस 1, तो अब वापिस से क्या आएगा? गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 1।
तो 37 का गुणा करो डबल आ जाएगा 74 और 74 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 75, यानी कि 37 इंटू 2 करेंगे वो आपका आ जाएगा 74 और 74 में अगर 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 75, यानी कि 75 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वो आपकी सीरीज है, लेकिन ये आपकी अंग्रेजी सीरीज है, ठीक है, ये आपकी इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला वाली सीरीज है और ये भी ऐसी होती है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा नंबर लिख दो जो भी आपको दिए हुए हैं, इनके ऊपर नंबर जैसे लिखेंगे क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। देखिए मैं इसके ऊपर नंबर लिखता हूँ, ऐसा आता है 19 नंबर पे, यह आता है 3 नंबर पे, ये आता है 4 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, ये आपका 5, ये 6, ये 21, ये 7, ये 8, ये आपका 23 है, ये आपका 11 है, ये आपका 12 है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर देखिए 19 था, 19 का 20, 21 तो और 23 यहाँ पर है तो 20 में आ जाएगा 22, ठीक है। अगर दूसरे वर्ड को देखें 3, 2, 5, 5 और 2 7, तो 7 और 2 क्या आ जाएगा 9 और 9 और 2 11। अगर तीसरे वर्ड को देखें तो देखिए यहाँ पर 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो 8 और 2 क्या आ जाएगा 10, यानी कि यहाँ जो वर्ड आएगा 22 9 10, 22 पे क्या आता है वी, 9 पे आता है आई और आपका 10 पे आता है जे, तो वी आई जे है इसका राइट आंसर आ जाएगा। वी आई जे आपका जो अगला वर्ड है, अगला जो यहाँ पर जो अगला जो मिसिंग नंबर है वो वी आई जे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको दिया है यहाँ पर कैलेंडर का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बोला है कि यदि किसी महीने की महीना नहीं दिया है 1 अक्टूबर को अगर सोमवार है, अगर 1 अक्टूबर को सोमवार है तो इसी महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर यहीं करवा देता हूँ, यहाँ पर देखिए जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ और यहीं इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आपसे पूछा है कि 1 तारीख को सोमवार है ना, तो पूछा है कि 20 तारीख के 3 दिन बाद, 20 तारीख के 3 दिन बाद का मतलब है कि भाई 3 दिन छोड़ दीजिए, यानी कि 20 तारीख के 3 दिन बाद, देखिए 21 को छोड़ दो, 22 को छोड़ दो और 23 को, पूछा है 24 तारीख का क्या वार होगा, ठीक है। ये प्रश्न है 20 तारीख के 3 दिन बाद, यानी कि 21 छोड़ो 22 छोड़ो 23, 3 दिन बाद यानी कि 24 तारीख का वार पूछा है। अब देखिए अगर 1 तारीख का वार अगर आपको दे रखा है, 24 तारीख का वार आप ज्ञात कर सकते हो नहीं कर सकते, भाई बहुत अच्छे तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, सिर्फ विषम दिन है और डेज को आप काउंट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए कितने विषम दिन है 23 और 23 में हम शॉर्ट करेंगे, 23 में भाग लगा देंगे 7 का, जो क्या आ जाएगा 2। अब देखिए 2 दिन एक्स्ट्रा आ गए, इसका मतलब 2 दिन या तो जोड़ना है या 2 दिन घटाना है। अब आप देख लीजिए आपको 1 तारीख का वार दे रखा है और 24 तारीख का पूछा है, मतलब फ्यूचर के लिए पूछा है, तो क्या करते हैं हमेशा जो आपके एक्स्ट्रा दिन आते हैं ओड डेज आते हैं इनको ऐड करते हैं। तो देखिए 2 दिन ऐड करेंगे सोमवार में है ना, सोमवार में 2 दिन ऐड करेंगे तो आ जाएगा बुधवार, ठीक है, क्या आ जाएगा बुधवार, वेडनेसडे इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं, ये आपका एक पजल टाइप का क्वेश्चन है और इसमें आपका थोड़ा सा दिमाग है वो खराब भी हो सकता है, क्योंकि ये पजल है और आपका दिमाग थोड़ा पजल टाइप का ही होना चाहिए है ना। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से समझना, ठीक है, तभी आपके समझ आएगा, नहीं तो आप दिमाग ना घनचक्कर हो जाएगा और ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो देखिए पहले तो मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखिए 3 क्वेश्चन है, 34 35 36, 3 प्रश्न पूछे गए थे। देखिए पहला कि भाई एक विधेयक पास करना था, मान लीजिए आपकी पार्लियामेंट है, उसमें कोई कानून पास करना था और उसके लिए एक सर्वे किया गया, ठीक है। उस सर्वे में टोटल 2878 यानी कि 2878 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। उनमें से 1652 पुरुष थे, बाकी की क्या थी महिला थी। सीधी सी बात है भाई, 1652 क्या थे पुरुष थे, इतना बोला है आदमी थे, तो बाकी क्या कोई महिला। आगे बोला है 1226 लोग थे, उन्होंने विधेयक के खिलाफ मत डाला, मतलब 1226 लोग थे, उन्होंने जो आपका जो भी कानून लाए थे उसके विपक्ष में है ना, आपका जो मत था है ना, जो मतदान किया, उसमें से 1226 लोग थे जिन्होंने खिलाफ मतदान किया है, उसमें से 796 क्या थे आदमी थे, बाकी क्या थी महिलाएं। ये हमको समझना है। आगे बोला है कि 1425 लोगों ने पक्ष में मतदान किया, यानी कि उस कानून के पक्ष में मतदान किया, और उनमें से 196 औरत थे है ना, वो आपकी दुविधा में थी कि भाई किस में डालूं किस में नहीं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आपका जो मतदान है वो किया ही नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए ताकि आप क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ जाए। देखिए अब देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहला आपको दिया हुआ है कि टोटल व्यक्तियों की संख्या है 2878। मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ कि भाई टोटल आदमी थे वो थे 2878, ठीक है। ये 2 आदमी हैं, इनमें से पहली बात तो ये हो रही है कि भाई इनमें से 1652 पुरुष हैं, ठीक है, यानी कि पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर जो मेल है उनकी संख्या, इधर मैं लिखता हूँ फीमेल की संख्या, ठीक है।
अब ये खुद बोल रहा है कि भाई आपके 1652 आदमी हैं, 1652 अगर आदमी है इनमें से, तो जो बची कुची है वो महिला हो जाएगी। तो आप 2878 में से 1652 घटाएंगे, ठीक है, तो यहां पर 1226 ही आएगा, यानी कि 1226 क्या थी महिला, ठीक है। तो पहली लाइन तो यहां पर ये क्लियर होनी चाहिए कि भाई 2878 टोटल है, तो पुरुष थे 1652 थे, खुद प्रश्न ने बोला है जिनमें से 1652 आदमी थे, तो बाकी के जो बचे 2878 में से आप 1652 घटाएंगे तो 1226 आएगा, यानी कि 1226 क्या थी महिलाएं थी। आगे देखिए, आगे बोला है कि आगे बोला कि 1226 लोगों ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया। तो मैं पहले लिखता हूं भाई विपक्ष में, ठीक है, विपक्ष में मतदान किस किस ने किया। तो देखिए विपक्ष में टोटल किया आपके 1226 लोगों ने, लेकिन उसमें से 796 आदमी थे। तो देखिए मेल है ना, मेल वो कितने थे 796, ठीक है, 796 मेल थे, बाकी की महिलाएं थी, लेकिन टोटल 1226 थे। तो देखिए मैं यहाँ पर महिलाओं की संख्या काउंट कर लेता हूं, 1226 अगर आपके टोटल हैं, ठीक है, 1226 टोटल थे, उनमें से 796 पुरुष थे, 796, तो यहाँ पर देखिए 0, यहाँ पर आ जाएगा ये 3, और यहाँ इस 11 में से आएगा 430, यानी कि 430 क्या थी महिला। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर देखिए 1226, ठीक है, यानी कि विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष में 796 तो पुरुष थे, और आपकी जो महिलाएं थी 430 महिलाएं थी, उन्होंने भाग लिया। तो टोटल विपक्ष में कितने हो गए 200, वो आपके 1226। अगली बात बोलिए कि 1425 लोग थे, उन्होंने पक्ष में मत डाला है, यानी कि आपके जो पक्ष वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने पक्ष में मत डाला है वो टोटल दे रखे हैं भाई, ना तो हमके पास पुरुष है ना हमारे पास महिला है, टोटल हमको जो दे रखे हैं यहाँ वो दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं आपके 1425, ठीक है, कितने दे रखे हैं 1425। लास्ट लाइन ये दे रखी है कि यहाँ पे 196 महिलाएं थी, वे दुविधा में थी, ना तो उन्होंने पक्ष में डाला है ना ही विपक्ष में डाला है। तो देखिए यानी कि दुविधा वाले लोग, इधर मैं लिखता हूं दुविधा वाले लोग, ठीक है, दुविधा वाले लोग। पुरुषों के बारे में कुछ नहीं बोला का, महिलाओं के बारे में बोला कि 191 थी, ठीक है। अब देखिए प्रश्न को देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न, कितनी औरतें प्रस्ताव के हित में नहीं थी, मतलब उन्होंने प्रस्ताव के हित में नहीं डाला, प्रस्ताव के विपक्ष में वोट डाला है। देखिए विपक्ष वाले ये रहे, ये पुरुष हैं, ये महिलाएं हैं, कितनी हैं 430, तो पहले का आंसर आ जाएगा 430, ठीक है, आगे समझ कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा प्रश्न है, कितने आदमी थे वो दुविधा में थे। अब देखिए यहां पर आप ये चीज नोटिस कर लीजिए कि भाई आपके 1226 ने तो क्या किया विपक्ष में वोट डाला, ठीक है, 1425 थे उन्होंने पक्ष में डाला, तो जो बच्चे कुछ लोग हैं ना वो आपके क्या हो गए कंफ्यूज वाले थे भाई कहां डालना है। तो एक बार हम टोटल कर लेते हैं कितने हो रहे हैं। तो देखिए 6 और 5 आपके हो गए 11, 1 4 और 2 5 और 1 5, 4 और 2 6 और 1 और 1 2, यानी कि 2651 लोगों ने वोट आपके डाला था, जबकि टोटल कितने आदमी थे आपके 2878। अब देखिए कितने बच गए भाई, 2878 अगर टोटल थे, है ना, जिन्होंने वोट डाला है, चाहे पक्ष में डाला हो चाहे विपक्ष में डाला हो, टोटल आगे 2651, कितने आगे 2651। अब देखिए घटा लीजिए, 8 में से 7 जाएगा, 1 जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा आपका 2, यानी कि 227 टोटल ऐसे लोग थे जो दुविधा में थे। लेकिन प्रश्न में ये बोला है उनमें से 196 औरत दुविधा में थी। यहाँ प्रश्न पूछा कि आदमी कितने हैं, भाई टोटल 227 थे वो दुविधा में थे, उनमें से 196 औरत थी, तो बचे आदमी बचे, ठीक है। तो 196 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा 1, 22 में से अगर 19 जाएंगे आ जाएगा 31, तो आंसर आ जाएगा 31, यानी कि 31 लोग ऐसे थे जो यहाँ पर दुविधा में थे, ठीक है। पुरुषों की बात हो रही है, आदमियों की बात हो रही है, ठीक है, लोग नहीं पूछे, इन्होंने पूछे कितने आदमी दुविधा में थे 31, कितनी महिलाएं थी 196, इसलिए टोटल हो गए 227। लास्ट प्रश्न इसको आप और अच्छे समझिएगा कि कितनी औरतों ने पक्ष में मतदान डाला, ठीक है, कितनी औरत थे जिन्होंने पक्ष में मतदान डाला। अब देखिए पक्ष वाला डाटा हमारे पास ना तो महिलाओं का है ना पुरुषों का है, लेकिन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई, टोटल महिलाएं कितनी हैं, टोटल महिलाएं हैं 1226, 1226 में से भाई पक्ष में 430 है और 196 ऐसी हैं जिन्होंने आपके कंफ्यूज थी, तो जो बाकी की बची वो पक्ष वाली ही बची। देखिए कैसे करेंगे कि 1226 टोटल थी, उनमें से 430 घटाना है और उन्हीं में से 191 घटाना है, क्योंकि तो विपक्ष वाले निकाल दो और दुविधा वाले निकाल दो, सीधी बात है पक्ष वाले ही बचेंगे। तो देखिए पहले तो मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं, तो देखिए इन 430 प्लस 191 को ऐड करता हूं, 430 प्लस 191,
ये आपका आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका 2 और ये आएगा 621, ठीक है। थी आपकी 196, ओके 196 थी है ना, 196, अच्छा ये गलत हो गई, 196 थी तो ये 626 हो गए। तो भाई टोटल अगर आपके 1226 थी, ठीक है, और 626 ने वोट कर दिया किसमें, आपके विपक्ष में और दुविधा में, तो आपकी कितने बची, जो बची वो आपकी पक्ष वाली बची। तो कैसे काउंट करेंगे कि भाई 1226 है, इसमें से घटा दो कितने, 626, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा आपका 600, यानी कि 600 ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने पक्ष में मतदान किया। इसके बाद देखते हैं आगे के प्रश्न। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे के प्रश्न। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो मिसिंग नंबर से रिलेटेड है, और यहाँ देखिए 8, 10, 12, 3 आपका खालिस्तान, 5, 48, 80 और 120। अब देखिए जो मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन है उनको करने का तरीका यह होता है कि आप जहां पर आपको बड़ा अंक दिखा है ना उसकी तरफ चलना है। अब देखिए अगर आप पहले की तरफ चलेंगे तो देखिए 8 और इनमें आप 48 और 8 में रिलेशन देखेंगे तो 8 × 6 क्या होता है 48, 8 × 6 48 होता है। इस 6 का आधा लिख दिया यहाँ पे 3, ठीक है, 6 का आधा लिख दिया 3। यहाँ आप देखेंगे 12 का × 10 करेंगे, 12 × 10 ये होता है 120, ठीक है। और इस 120 यानी कि आपका 10 का उल्टा आधा कर दिया तो लिख देंगे 5, ठीक है। यानी कि यहाँ देखो 48, 8 × 6 48 होता है, इस 6 का आधा लिख दिया इधर 3, ठीक है। यहाँ 12 × 10 होता है 120, इस 10 का आधा लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर देखिए 10 × 8, 8 होता है ना 80, तो इस 8 का आधा लिखेंगे 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4, जो आपका खालिस्तान है ब्लैंक है उसकी जगह आ जाएगा 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पासा है, एक डाइस है, उसको उछाला जाता है और उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। प्रायिकता यानी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी क्लास 10th में आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होगी। अब देखिए जो प्रायिकता होती है ना उसको करने का तरीका होता है कि भाई नीचे तो लेते हैं कुल आपके संभावना या कुल घटनाएं, है ना, कुल घटनाएं, कुल कितनी घटनाएं हैं, और ऊपर लिखते हैं कि पक्ष की घटनाएं, है ना, फेवर यानी कि पक्ष की घटनाएं। अब देखिए यहां प्रश्न बोला है कि एक पासा है, पासे को उछालते हैं तो आप जानते हैं कौन कौन से अंक आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अंक आ सकते हैं, ठीक है। तो कुल घटनाएं कितनी हो गई 6, ठीक है। अब इनमें से अपने पक्ष कौन सी है, प्रश्न पूछा कि सम संख्या कौन कौन सी होती है, 1, 2 होती है, 1, 4 होती है, 1, 6, कितनी घटनाएं हैं 3, तो 3/6 और 3/6 का हल करेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा, यानी कि 1/2 इसका आंसर आता, ठीक है, 1/2। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 4 दर्जन संतरे हैं, उनकी कीमत है 160 रुपए। 4 दर्जन है, 4 डजन, ठीक है, उनकी जो कीमत है 160। तो वैसे तो हम पहले 1 दर्जन निकाल लेते हैं, भाई 1 दर्जन है, ठीक है, 1 दर्जन कीमत हम निकाल लेते हैं 160/4 करके, जो कि आपका आ जाएगी 40, ठीक है, यानी कि 1 दर्जन है, 1 दर्जन कीमत आ गई 40। अब आपसे पूछे कि 3 संतरे, केवल 3 संतरों की कीमत आपसे पूछी है, ठीक है। अब देखिए 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, यानी कि 12 की कीमत कितनी है 40, तो एक की कीमत कितनी हो जाएगी, इधर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ओके यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर 1 दर्जन की कीमत आ गई 40, तो देखिए यहाँ पर यानी कि 1 दर्जन में होते हैं 12 की कीमत कितनी है 40, तो एक संतरे की कीमत आ जाएगी 40/12, क्या आ जाएगी 40/12। लेकिन एक की ज्ञात नहीं करनी, हमें ज्ञात करनी है 3 संतरों की, तो 3 संतरों की जो कीमत है जो आएगी वो यहाँ पर गुणा करेंगे 3 से। देखिए 3 की निकालनी है तो 40/12 × 3, तो देखिए यहाँ पर इसको काटेंगे इससे तो आ जाएगा यहाँ पर 4, और इस 4 से ये 4 जाएगा, आ जाएगा 10, ठीक है, यानी कि 10 रुपए आपकी कीमत आ जाएगी। अब आप ऑप्शन में देख लीजिएगा ऑप्शन में 10 था या नहीं, और अगर ऑप्शन में 10 नहीं था तो फिर हम टिक करते इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो इसका आंसर आता 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1990 का जो कैलेंडर है, 1990 का जो पंचांग है वो किस वर्ष के समान होगा, है ना। तो मैंने आपको बताया था जो कैलेंडर है वो तो रिपीट होता है निश्चित वर्ष के बाद। अगर आपका लीप वर्ष है, लीप वर्ष प्रत्येक 28 वर्ष के बाद रिपीट होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम देखते हैं 1960 के बारे में पूछा है। 1960 एक लीप वर्ष नहीं है, ये हमको देखना है लीप वर्ष है नहीं। लीप वर्ष का 28 वर्ष बाद आपका 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। अब देखिए
इसके बाद हम देखें कि ये लीप वर्ष के जस्ट बाद का तो नहीं है। अब देखिए लीप वर्ष से पहले था ना, वो 88 था। हम जानते हैं कि 88 में आपका पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है, 88 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए 1988 एक लीप वर्ष था। तो 1988 के बाद 1989 आता। अगर 1989 आता ना लीप वर्ष के जस्ट बाद, तो वह हर 6 साल बाद में रिपीट होता है। लेकिन ये आपका 1989 की है नहीं है, इसलिए जो आपका बच गया एक तो बच गया 90, एक बच गया 91। ये दोनों वर्ष होते हैं ना, ये प्रत्येक 11 साल बाद रिपीट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1990 में 11 जोड़ेंगे 2001, इसका राइट आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप ये दोनों ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, उसको ऐसे ही हटा सकते थे, क्योंकि 1990 एक सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष का कैलेंडर कभी भी लीप वर्ष के समान नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो आप ऐसे ही हटा सकते थे देख के ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपको पूछा है कि कुत्ता घर से जिस प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार से कुत्ता है वो कुत्ता घर के अंदर पाया जाता है, तो चिड़िया कहाँ पाई जाती है। यानी कुत्ता है, कुत्ते को हम कहाँ पे रखते हैं, कुत्ते घर के अंदर। तो हम देखिए जो पक्षी होते हैं, चिड़िया होती है, उसको हम रखते हैं पिंजरे के अंदर, ठीक है, पिंजरा, ठीक है, पिंजरा इसका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पर एक वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो त्रिभुज है, ठीक है, जो ट्रायंगल है वो सैनिक अधिकारियों को दर्शाता है। यहाँ जो आपका वर्ग दिख रहा है, ठीक है, जो स्क्वायर दिख रहा है वो ऊंचे पुरुषों को दर्शाता है। और यहाँ आपको जो व्रत है, ठीक है, जो आपका व्रत है, सर्किल है, वो शक्तिशाली पुरुषों को दर्शाता है। तो आपसे पूछा है कि ऐसे आदमी, ऐसे सैनिक अधिकारी जो ऊंचे तो हैं लेकिन शक्तिशाली नहीं है, उनकी संख्या कितनी है। देखिए सैनिक अधिकारी पूछे, सैनिक अधिकारी कौन से, पहले तो ये त्रिभुज वाले सारे सैनिक अधिकारी हैं। इसमें देखिए ये त्रिभुज वाला है ना, ये सारे के सारे सैनिक अधिकारी हैं ये, ठीक है, 1, 2 और 4। लेकिन पूछा है ऊंचे तो होने चाहिए, ऊंचे हैं ये, मतलब 2 और 4 ये दोनों काउंट होंगे, लेकिन ध्यान रखना है वो शक्तिशाली नहीं हो। शक्तिशाली के अंदर आते हैं ये, तो ये देखिए तीनों के तीनों हट जाएंगे। ऑप्शन आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4, यानी कि 4 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा 4, ठीक है, 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कि ऐसे 4 व्यक्ति हैं, ऐसे सैनिक अधिकारी तो हैं, ऊंचे हैं लेकिन शक्तिशाली नहीं है। चलिए देखते हैं आगे के और भी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी आकृति है, कौन सा फिगर है वो आपका डिफरेंट है। पहला देखिए एक सर्किल है, सर्किल के अंदर सर्किल है, ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा एक आपका रेक्टेंगुलर है, वो आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, मतलब त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, दूसरा सही है। तीसरा अगर आप देखोगे एक आपका आयत है, आयत के अंदर त्रिभुज है, तो ये वाला अलग है। जबकि चौथा आप देखेंगे आयत है, आयत के अंदर आयत है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो आपका गलत हो जाएगा, मतलब इन चारों से डिफरेंट है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो दीपक है, वो रवि का भाई है, तो हम इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। दीपक है, रवि का भाई है, दीपक बना दिया मैंने, और दीपक है वो आपके रवि का भाई है, ठीक है, भाई है तो प्लस प्लस लगा दिया। अगला पूछा है कि रेखा अतुल की बहन है, रेखा अतुल, हमारे दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है फिलहाल। अगला है रवि है, रेखा का पुत्र है, रवि है ना, वो रेखा का पुत्र, तो रेखा आ जाएगी यहाँ पे, रेखा आ जाएगी यहाँ पे, रवि है इस रेखा का पुत्र है। अब हमने जो लाइन छोड़ दी इसको देखते हैं, रेखा अतुल की बहन है, रेखा है इस अतुल है, अतुल इसकी बहन है। तो यहाँ पर देखिए पूरी लाइन लिख दी। लास्ट क्वेश्चन पूछा है दीपक का रेखा से क्या संबंध है, यानी कि दीपक है उस रेखा का क्या लगेगा। तो देखिए दीपक है इस रेखा क्या लगेगा, भाई रेखा है, रेखा का पुत्र और पुत्र का भाई, तो पुत्र लगेगा इसका, क्या लगेगा इसका, पुत्र यानी कि सन, ठीक है। दीपक का रेखा से क्या संबंध है, दीपक इस रेखा का क्या लगेगा, बेटा लगेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका जो कोडिंग है उससे रिलेटेड है, और मैंने आपको ये वाली कोडिंग है, सारी प्रकार की कोडिंग करवाई थी। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको करते हैं कॉमन ढूंढना पड़ता है, नाम ही कॉमन कोडिंग होती है। अब देखिए मैं कॉमन ढूंढना पड़ता है, देखिए यहाँ पर देखिए ब्रिंग और कहीं भी नहीं आया है, मी यहाँ पे है, मी यहाँ पे है, तो मैं इस मी के ऊपर स्टार लगाता हूँ, इस मी के ऊपर स्टार लगाता हूँ। अब देखिए इन दोनों कथनों में कुछ न कुछ कॉमन होगा, देखिए यहाँ भी पिट है, यहाँ भी पिट है, तो मैं इसके ऊपर लगा दिया स्टार, इसके ऊपर लगा दिया स्टार। आगे कॉमन देखते हैं, यहाँ पर वाटर यहाँ भी है, वाटर यहाँ भी है, तो वाटर वाटर मैं इस वाटर के ऊपर लगाता हूँ हैज, इस वाटर के ऊपर लगता हूँ हैज। और यहाँ पर देखिए इन दोनों में कुछ न कुछ कॉमन होगा, एन ए यहाँ भी इसके ऊपर लगा दिया हैज, एन ए इसके ऊपर लगा दिया मैंने हैज, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर उसको और कॉमन, लाइफ और लाइफ, लाइफ यहाँ भी है, लाइफ यहाँ भी है, तो इस बार लाइफ के ऊपर लगाता हूँ एट द रेट, इस बार लाइफ के ऊपर लगा दिया एट द रेट। इन दोनों में कुछ न कुछ कॉमन होगा, देखिए इन दोनों में आपका यहाँ पर देखिए लिन
कैट, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ कॉमन होगा। देखिए यहाँ पर ये JO है, यहाँ भी JO है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका ये @ इसके ऊपर लगा दिया, इसके ऊपर मैंने @ लगा दिया, ठीक है। आगे देखिए, आगे कुछ कॉमन है क्या? आगे कुछ कॉमन है, यहाँ पर देखिए लाइफ हो गया, मी हो गया, एंड यहाँ भी है, एंड कहीं भी नहीं है, डेथ भी नहीं है, और यहाँ पर गिव भी नहीं है, ठीक है। लाइफ आ गया, जॉय आ गया। वैसे हमारा क्वेश्चन इसी से हो जाएगा। देखिए हमसे पूछा कि इज का क्या कोड किया गया है, तो देखिए इज को जो कोड किया गया है ना, इज का कोड वो यहाँ पर देखिए, इज के ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर देखिए TOD के ऊपर भी कुछ नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा TOD यानी कि टॉड, ये इसका कोडिंग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है कॉमन कोडिंग, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो ये है कि 3600 यानी कि 3600 रुपए पर 7.5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष और 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए साधारण ब्याज करने का वैसे तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, PRT/100। क्या होता है? P × R × T/100, यानी कि आपके राशि इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। अब देखिए राशि तो हमको दे रखी है 3600, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेट देखिए 7.5% है, 7.5% को आप चाहे तो 15/2 भी लिख सकते हो या 7.5 रह सकते हो। तो मैं इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए 15/2 लिख देता हूँ कि कैलकुलेशन उसमें इजी हो जाए, तो 15/2 लिख दिया। टाइम है, अब देखिए टाइम का सबसे बड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन है, 2 वर्ष और 4 माह। तो देखिए 2 वर्ष तो पूरे हैं और 4 माह है, 4 माह कन्वर्ट कर देते हैं साल में, तो 4/12 यानी कि 1/3, यानी कि 12 सही 2 सही 1/3। अब इसको हम हल करते हैं तो यह आ जाएगा 3 दूनी 6 1 7, 7/3। क्या आ जाएगा? 7/3। तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा 7/3। अब देखिए इसको हल करना है। देखिए इस 3 को मैं इससे उड़ाता हूं तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। इस 2 से इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूं, अच्छा 100 का भाग और लगाना है भी है ना, ये 100 का भाग है। यहाँ पर देखिए 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, इस 2 को अगर मैं काटता हूं 18 से कट जाएगा, तो 18 × 5 × 7 है ना। तो यहाँ पर देखिए 18 5 90 होता है, और 90 × 7 तो 9 7 63, यानी कि 630 रुपए है ना, 630 रुपए यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। 3600 रुपए का 7.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का जो साधारण ब्याज निकल के आएगा वो आएगा 630 रुपए। तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में 630 है तो यहाँ पर 630 टिक कर दीजिएगा, और अगर नहीं है तो लिख दीजिएगा यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन था इन निम्न में से कोई नहीं, वो वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम जो बाकी के जो 4 क्वेश्चन उनको भी हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न। देखिए अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक मालगाड़ी है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और वह 250 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर लेती है, तो मालगाड़ी की लेंथ ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो प्रश्न है ना वो आपका आधारित है जो आपका समय दूरी चाल वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है। अब देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। देखिए यहाँ पर देखिए पहले हमको जो स्पीड दे रखी है उनको कन्वर्ट करना होगा मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि हमको यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है। तो पहले तो स्पीड है जो आपको दी हुई है 72 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5/18 से भाग मैं गुणा कर देता हूँ, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 18 और ये 4, तो 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, ये स्पीड हो गई मीटर प्रति सेकंड में। अब देखिए यहां पर देखिए आपको ये तो स्पीड आ गई, ये टाइम आ गया। अब दूरी हम टोटल निकालते हैं। दूरी बराबर होता है आपका चाल इंटू समय, यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। चाल आपको दे रखी है 20 मीटर प्रति सेकंड, टाइम आपको दिया हुआ है यहाँ पर 26 सेकंड। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 दूना 52, 520 मीटर, ठीक है। अब ये दूरी आती है ना हमेशा 520 मीटर, जब आपके केस कौन सा होता है प्लेटफॉर्म और आपका मालगाड़ी का। तो ये जो लंबाई आती है ना, ये दूरी आती है 520 मीटर, ये आपके प्लेटफॉर्म की प्लस आपके मालगाड़ी दोनों की लंबाई आती है। तो देखिए हमको याद करनी है मालगाड़ी की लंबाई, तो इसमें से 250 मीटर कम कर देंगे क्योंकि 250 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ मालगाड़ी की दूरी याद करनी है, तो इसमें से हम कर देंगे 250 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 0, ये 7 और ये 2, यानी कि 270 मीटर लंबी आपकी मालगाड़ी थी। यानी कि मालगाड़ी की जो लंबाई जाएगी वो आ जाएगी 270 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका रैंकिंग से है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछा कि 49 छात्रों की कक्षा में नितिन है
उसका 18वां स्थान है, ठीक है। स्थान का मतलब आगे से स्थान दे रखा है, ठीक है। पूछा है कि उसका पीछे से स्थान क्या होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था रैंकिंग में अगर किसी व्यक्ति की आपको एक पोजीशन दी हुई है, बाएं से स्थिति दी है, दाएं से स्थिति दी गई है या ऊपर से दी गई है, नीचे से ज्ञात करनी है, तो क्या करते हैं, जब आपको एक स्थिति दी गई है तो दूसरी स्थिति ज्ञात करने के लिए टोटल में एक जोड़ दो और घटा दो। तो देखिए आपको देखिए 18वां स्थान दिया हुआ है तो उसका पीछे से स्थान ज्ञात करना है ना, तो भाई टोटल 49 है, तो 49 + 1 - 18, तो यानी कि 50 में से 18 घटाएंगे आ जाएगा 32, यानी कि उसकी जो पीछे से स्थिति आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 32वीं, ठीक है। 32वीं स्थिति आपकी आ जाएगी। अगर आपकी उस व्यक्ति की 18वीं आगे से स्थिति है तो पीछे से आएगी 32। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से आपको ओड है, यानी कि आपका जो कौन सा अलग है, डिफरेंट है, उसको आपको बताना है। देखिए पहला धर्मयुद्ध, अभियान, खोज यात्रा, समुद्री यात्रा, समुद्री पर्यटन। अब देखिए मेरे हिसाब से इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए अभियान, खोज यात्रा और समुद्र पर्यटन, इन सभी का जो मतलब होता है वो घूमने से होता है ना, घूमना, यात्रा करना होता है। लेकिन धर्मयुद्ध का मतलब है कि अलग अलग आपके अपने धर्म के लिए लड़ना, ठीक है। बाकी खोज यात्रा के लिए होता है, समुद्री पर्यटन घूमने के लिए होता है, और अभियान का मतलब भी घूमना ही होता है वैसे तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर BSTC 2020 का जो पूछा गया था, निम्न में से सबसे छोटा अंक कौन सा है। सबसे छोटा अंक आपकी जो भिन्न होती है, अगर उन भिन्न में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करनी है तो एक बड़ा सिंपल सा आपको तरीका बता दूं कि यहाँ पर जो दिए गए इनको 100 से गुणा कर दो, ठीक है। देखिए तो यहाँ 15/16, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और हल करना शुरू हो जाओ। ये हो जाएगा 1500/100, क्या हो जाएगा वो 1500/16। अब देखो इसको हल करना शुरू हो जाओ। देखो 16 का इसको भाग लगाओ, देखो 16 × 16 है ना, यह आ जाएगा 9 बार जाएगा, 16 नाम 144 आएगा ना, तो यहाँ पर बच जाएगा 60, फिर आ जाएगा 16 दूना 32, 16 × 48 तो 93, तो ये आ जाएगा 93 के समथिंग। दूसरा देखते हैं, दूसरा आ जाएगा 16/6, यानी कि इसको 100 से गुणा करेंगे आ जाएगा 1600/6। इसको हल करेंगे तो देखिए आ जाएगा आपका 6 दूनी 12, 2, यह आ जाएगा, इसके बाद आएगा 3, ठीक है। ये 300, 6 दूनी 12, 6 पंजो 30, ये 250 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके 250 के राउंड आ जाएगा, 6 पंजो 30, ठीक है, 6 पंजो 30, ओके। तीसरा देखते हैं 7/8, इसको गुणा करेंगे 100 से आ जाएगा 700/8। अब देखिए ये 8 का हम भाग लगाते हैं तो 9 8 72 नहीं आ जाएगा, 8 × 20 64, ठीक है, 8 × 20 64, और यहाँ पर ये 64 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 6 60 बच जाएगा। तो 8 फिर भाग लगाएंगे तो 8 8 चौक 32, 8 × 40, 8 × 48 है ना, 8 × 20 64 नहीं जाएगा, 7 8 56, ठीक है, तो 86 ये आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें भाग लगाते हैं 11/12 में तो आ जाएगा 1100/12 है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका भाग लगाएंगे 12 में तो 12 × 96, 12 नाम 108, यह आ जाएगा 9, यानी कि ये आपके 90 से ऊपर जाएगा। अब आप खुद देख लीजिए, ये 93 है, ये 90 से ऊपर जा रहा है, ये 250 है, ये आपका 87 है। तो आप खुद देख लीजिए सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है। अगर सबसे बड़ा पूछे तो 250, सबसे छोटा पूछे तो 7/8, तो यह आपका ऑप्शन 7/8 है, वो सबसे छोटा अंक आपके यहाँ पर देखिए 4 बचेगा ना, 4 और 6 यहाँ पर देखिए, हाँ ये 266 आएगा, लेकिन जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही आएगा, ठीक है। तो गाइज आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, गाइज बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में, और आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। पसंद है प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए, आंसर की जब आएगा आपको मैच कर लेना। मैंने मेरे अनुसार जो भी यहाँ पर सही हो सकते थे वो मैंने यहाँ पर पूरा प्रयास किया है। आशा करते हैं प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।